नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग द्वारा ये ऑनलाइन ई टीचिंग की सुविधा आपको दी जा रही है। आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत उसका जो गद्य भाग है उसके तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे और तीसरे पाठ का नाम है राम वृक्ष बैनीपुरी, जिनका निबंध गेहूं बनाम गुलाब, जो एक प्रसिद्ध निबंध है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। उसी के संदर्भ में हम उसके अध्ययन की श्रृंखला के रूप में आज हम विशिष्ट साहित्यकार राम वृक्ष बैनीपुरी के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। राम वृक्ष बैनीपुरी एक विशिष्ट कोटि के साहित्यकार हैं, जो साहित्यकार के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भागीदारी निभाई और अपने लेखन के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से देश की स्वाधीनता में, देश की स्वतंत्रता में, देश को स्वतंत्रता दिलाने में एक सैनिक की तरह कार्य किया। आज हम उन्हीं पर विचार कर रहे हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, प्रसिद्ध व्यंग्यकार, प्रसिद्ध निबंध लेखक, पत्रकार और उपन्यासकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बैनीपुरी जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, गद्य गीत, ललित निबंध आदि अनेक विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है और उनका लेखन पठनीय है और प्रेरणादायक है। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, जनता, हिमालय, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने सफल संपादन किया। पतितों के देश में लाल तारा, चिंता के फूल, केदी की पत्नी, अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंहल विजय, रामराज्य, शकुंतला आदि अनेक प्रमुख रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य को दी है। गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूर्तें तथा वंदे वाणी विनाय को राम वृक्ष बैनीपुरी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। आपके पाठ्यक्रम में भी उनका निबंध संग्रह ही है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। राम वृक्ष बैनीपुरी ने भावात्मक और संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं। जितने भी निबंध उन्होंने लिखे हैं, या तो वो भावात्मक है या संस्मरणात्मक है। उनके लिखे कुछ रेखा चित्र बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, जिनमें उन्होंने उपेक्षित लोगों के जीवन के कोमल और सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनके निबंधों में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण है तथा उनमें उनकी समाजवादी विचारधारा भी व्यक्त हुई है, किंतु उनके प्रतीकात्मक निबंध बहुत प्रभावशाली है, जिनमें उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से जीवन के सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया है और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। गेहूं और गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं और गुलाब के संग्रह के सभी निबंध प्रतीकात्मक है, जिन्हें गद्य गीत की कोटि में भी रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि राम वृक्ष बैनीपुरी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार है। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता के शिखर पुरुष, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में विशेष योगदान दिया है और पत्रकारिता के माध्यम से
देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया है। इस चर्चा में हम जिन प्रमुख बिंदुओं को ले रहे हैं उनमें राम वृक्ष बैनीपुरी का जीवन परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, रचनाएं और साहित्यिक योगदान, ये प्रमुख बिंदु हैं। इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे और इस संपूर्ण पाठ पर हमारी लगभग 3-4 चर्चाएं रहेंगी। यहाँ पर हम राम वृक्ष बैनीपुरी पर इस चर्चा को केंद्रित करेंगे। दूसरी चर्चाओं में निबंध और प्रश्नोत्तर। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म जनवरी 1902 बैनीपुर नामक गांव में, जो कि बिहार राज्य के मुजफ्फर जिले में पड़ता है, के एक भूमिहर ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मृत्यु 9 सितंबर 1968 में हुई थी। बैनीपुर गांव के होने के कारण ही उन्होंने अपने नाम के साथ बैनीपुरी जोड़ा था। उनकी भाषा और वाणी अत्यधिक प्रभावशाली है। उनका व्यक्तित्व आकर्षक एवं शौर्य की आभा से दीप्त था। वे एक सफल संपादक के रूप में भी याद किए जाते हैं हिंदी साहित्य में। बैनीपुरी प्रसिद्ध पत्रकार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार थे। ये एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले, क्रांतिकारी, साहित्यकार आदि के रूप में अविस्मरणीय हैं। इनकी हिंदी सेवा कभी भुलाई नहीं जा सकती। बैनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के बाद के युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इसकी लड़ाई में या इस लड़ाई के खातिर 8 साल जेल में बिताए हैं। लेकिन जेल में भी ये शांत नहीं रहे और जेल में भी देश के लिए, देश की जागृति के लिए, चेतना के लिए कार्य करते रहे। हिंदी साहित्य के पत्रकार होने के साथ ही इन्होंने कई समाचार पत्रों, युवक आदि भी निकाले, जिसका कि जिक्र हम आगे करेंगे। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में निरंतर संलग्न रहे। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करेंगे। हालांकि इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में कूद जाने के कारण संस्थागत रूप से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की पाठशाला में पाई थी। बाद में वे आगे की शिक्षा के लिए मुजफ्फरपुर के कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की हवा ने इनकी शिक्षा दीक्षा को यहीं परिसमाप्त कर दिया। इन्हीं दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रोलट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ऐसे में बैनीपुरी जी ने भी कॉलेज त्याग दिया और निरंतर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे। समाजवादी आंदोलन से रामवृक्ष बैनीपुरी का निकट संबंध था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से भागने में भी रामवृक्ष बैनीपुरी ने उनका साथ दिया और उनके निकट सहयोगी रहे। रामवृक्ष बैनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 साल जेल में बिताकर अपनी देश सेवा और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। वे साहित्य चेतना के साथ साथ देश की राजनीति में बराबर सक्रिय रहे तथा स्वतंत्रता के बाद 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। सादा जीवन और उच्च विचारों का आदर्श उनका जीवन आदर्श था। इसी पर वो चलते थे। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किए थे। अब हम इनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। रामवृक्ष बैनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण आजीवन वे चैन की सांस न ले सके। उनके फुटकर लेखों से
और उनके साथियों के संस्मरणों से ज्ञात होता है कि जीवन के प्रारंभिक काल से ही क्रांतिकारी रचनाओं के कारण बार बार उन्हें कारावास भोगना पड़ा था। लेकिन रचना लेखन में वे पीछे नहीं हटे। जब वो जेल से निकलते थे तो हाथ में पांडुलिपियाँ उनके हुआ करती थी। जेल में भी वो रचना कर्म करते थे। 1942 में अगस्त क्रांति आंदोलन के कारण उन्हें हजारीबाग जेल में रहना पड़ा था। जेलवास में भी वो शांत नहीं बैठे। वे वहाँ जेल में भी आग भड़काने वाली रचनाएं, कविताएं लिखा करते थे, रचनाएं किया करते थे। जब भी वे जेल से बाहर आते उनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियाँ अवश्य हुआ करती थी, जो आज साहित्य की अमूल्य निधि बन गई है। एक दस्तावेज बन गए हैं, क्रांति के दस्तावेज बन गए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं की संख्या लगभग 60 से भी अधिक है। बेनीपुरी प्रकाशन के तत्वावधान में इनके समस्त कृतित्व को बेनीपुरी ग्रंथावली की 10 जिल्दों के अंतर्गत प्रकाशित करने की योजना बहुत पहले से चल चुकी है। उनकी अधिकतर रचनाएं जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। सन 1930 के कारावास काल के अनुभव के आधार पर पतितों के देश में उपन्यास का इन्होंने सृजन किया था। यह याद रखने की बात है कि 1930 के कारावास काल के अनुभव के आधार पर उन्होंने कौन से उपन्यास की रचना की थी या किस कृति की रचना की थी। अब यहाँ पर हम एक एक करके उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य रचना की है। यहाँ पर सबसे पहले हम उपन्यास को लेते हैं। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं, पतितों के देश में और आम्रपाली। कहानी संग्रह माटी की मूर्तें, निबंध चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें। नाटक भी रामवृक्ष बेनीपुरी के बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सीता का मन, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, रामराज्य, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, विजेता, बेजू मामा। उन्होंने जीवनी भी लिखी है। महाराणा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है समाजवादी विचारधारा है और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के वे अग्रणी साहित्यकार थे। इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप की जीवनी भी लिखी और समाजवादी विचारधारा से संबंधित मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स और जयप्रकाश नारायण की जीवनी भी लिखी है। उन्होंने विद्यापति की पदावली का संपादन किया। यात्रा वृत्तांत भी उन्होंने लिखे हैं। 2 यात्रा वृत्तांत उनके हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए रामवृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है, वे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक युग निर्माता पत्रकार थे। उन्होंने दोनों काम एक साथ किया। कहा जाता है कि एक साहित्यकार पत्रकार नहीं हो सकता और एक श्रेष्ठ पत्रकार साहित्यकार नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने इस रूढ़ि को तोड़ा है। वे एक सफल साहित्यकार भी है और सफल पत्रकार भी है, संपादक भी है। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसा कि शुरू में ही हम इनका जिक्र कर चुके हैं। देखिए, तरुण भारत, नई धारा, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, जनता, हिमालय आदि पत्रों का उन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया और हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अपने नाम को अमर किया। यदि हम उनकी भाषा शैली की बात करें,
या कि उनके शैली वैशिष्ट्य की बात करें तो इस क्षेत्र में भी उनको पर्याप्त सफलता मिली है और उनकी रचनाएं एक प्रकार से पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। पाठक प्रभावित हुए बिना, उनकी रचनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इनकी माटी की मूर्तें नामक कृति बहुत प्रसिद्ध है। इसमें संकलित विभिन्न रेखाचित्र, शब्दचित्र, कहानियाँ या निबंध प्रतिदिन के सामाजिक जीवन तथा व्यक्ति की सहज सरस अनुकृति है। व्यक्तियों की सहज सरस अनुकृति है। इन व्यक्ति चित्रों के अंकन में बेनीपुरी के हृदय ने उनका साथ दिया है, अर्थात इनकी रचनाएं, इनकी रचना शैली भावात्मक बन पड़ी है तथा उनकी चपल खंजन सी फुदकती भाषा ने उक्त चित्रों को अत्यंत सजीव बना दिया है। यानी कि उनकी भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इसी प्रकार की भाषा शैली के कारण उन्हें विचारों की गंभीर अभिव्यक्ति तथा चिंतन के क्षेत्र में कठिनाई भी हुई है। उक्त प्रकार की ओजपूर्ण अलंकृत भाषा शैली को वे कहीं छोड़ नहीं पाए, अर्थात निरंतर उसका प्रयोग किया है, क्योंकि वह उनके लेखन की अनिवार्य व्यवस्था थी। उनकी शैली कहीं कहीं उद्बोधन तथा भाषण शैली के अनुरूप हो जाती है और उसमें उपदेशात्मकता की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा सामान्य रूप से ओज गुण से युक्त व्यावहारिक खड़ी बोली है। कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंने अपनी रचना का माध्यम भाषा के रूप में खड़ी बोली को अपनाया है। इन्होंने अपने संस्मरणात्मक निबंधों में सरल, सुबोध और प्रवाहमयी व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। ये भाषा के जादूगर माने जाते हैं। भाषा शैली प्रभावशाली है और इनकी जो अनुभूति है, विचार है और चिंतन है, वह इनकी भाषा का संस्पर्श प्राप्त करके अत्यधिक प्रभावशाली बन गए हैं। किस भाव को प्रकट करने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, अर्थात शब्द चयन में वे सिद्धहस्त थे, उन्हें महारत हासिल थी। इनकी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावपूर्ण और आकर्षक बन पड़ी है। जैसा कि हम जब गेहूं बनाम गुलाब निबंध को पढ़ेंगे तो ये सारी विशेषताएं हमें उस निबंध में देखने को मिलेगी। भाषा को सरल, सजीव और प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रचुर मात्रा में इन्होंने प्रयोग किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, आलोचनात्मक और नाटकीय शैली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। इन शैलियों के नाम आप याद रखें कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपनी रचनाओं में, खास करके निबंधों में, जिस शैली का प्रयोग किया है उसमें वर्णनात्मक है, भावात्मक है, प्रतीकात्मक है, चित्रात्मक है, आलोचनात्मक है और नाटकीय शैली है। इनका बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने साहित्यकारों के सम्मान के प्रति या कि साहित्यकारों के सम्मान में काफ़ी कुछ लिखा है और वह जो लिखा है वह बहुत प्रभावशाली है। इनकी संवेदनशीलता का और साहित्य के प्रति समर्पित भाव का प्रतीक है कि एक साहित्यकार, एक उच्च स्तर का साहित्यकार समाज को बहुत कुछ देता है, उसमें सामाजिक चेतना होती है और कोई भी देश ऐसे साहित्यकारों का, ऐसे रचनाकारों का अपमान नहीं कर सकता, उन्हें भुला नहीं सकता। उसे हमेशा साहित्यकारों को सम्मान देना चाहिए। ऐसी अनुभूतियाँ जो साहित्यकारों के सम्मान से संबंधित है, जो उन्होंने अपने यात्रा अनुभवों के आधार पर बटोरी, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ साहित्यकारों के बारे में लिखा है कि किस देश में किस साहित्यकार का कितना सम्मान और कितनी उपेक्षा हुई है।
तो देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की अनेक रचनाएं जो यश कलगी के समान हैं, जो रामवृक्ष बेनीपुरी के यश की प्रतीक है, उनमें जय प्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, विजेता, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब आदि शामिल है। शेक्सपियर के गांव में और नींव की ईंट, इन लेखों में भी रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने देश प्रेम, साहित्य प्रेम, त्याग की महत्ता और साहित्यकारों के प्रति जो सम्मान भाव दर्शाया है वह अविस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इंग्लैंड में शेक्सपियर के प्रति जो आदर भाव उन्हें देखने को मिला, वह उन्हें सुखद भी लगा और दुखद भी। शेक्सपियर के गांव के मकान को कितनी संभाल, संरक्षण और सजावट के साथ संभाला गया है। उनकी कृतियों की मूर्तियां बनाकर वहां रखी गई है। यह सब देखकर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई और अपने लेखों में इसको अभिव्यक्त किया है। पर दुख इस बात का भी हुआ कि हमारे देश की सरकार भूषण बिहारी, सूरदास और जायसी आदि महान साहित्यकारों के जन्म स्थल की सुरक्षा या उन्हें स्मारक का रूप देने का भी प्रयास नहीं करती है। इस उपेक्षा का उन्हें दुख है। इस बात की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी रचनाओं में की है। उनके मन में अपने प्राचीन महान साहित्यकारों के प्रति आदर भाव गहरा था। इसी प्रकार नींव की ईंट में भाव था कि जो लोग इमारत बनाने में तन मन कुर्बान करते हैं वे अंधकार में विलीन हो जाते हैं। बाहर रहने वाले गुंबद बनाते हैं और स्वर्ण पत्र से सजाए जाते हैं। चोटी पर चढ़ने वाली ईंट कभी नींव की ईंट को याद नहीं करती। अर्थात जो त्याग और बलिदान करते हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, नींव का भी सम्मान होना चाहिए, नींव की ईंट का भी सम्मान होना चाहिए, जिस पर एक बड़ी इमारत खड़ी होती है और बाहर लोग उस इमारत को देखते हैं, उस इमारत की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उस इमारत की नींव में जो पत्थर रखा हुआ है उसी पर वो इमारत डटी हुई है, टिकी हुई है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेखक की ऐसी मान्यता थी। पत्रकार, अब हम देखते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जो यश है, जो सम्मान है और जो ख्याति है वो वास्तव में किस रूप में है। एक पत्रकार के रूप में है, एक साहित्यकार के रूप में है, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है। पत्रकार और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी ने विशेष ख्याति अर्जित की थी। उन्होंने विभिन्न समयों में लगभग 1 दर्जन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनका कि जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं। उनकी लेखनी बड़ी निर्भीक थी, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी निर्भीकता थी और सत्ता के विरोध में वो लिखने में कभी चूक नहीं करते थे। उन्होंने इस कथन को अमान्य सिद्ध कर दिया था कि एक अच्छा पत्रकार एक अच्छा साहित्यकार नहीं बन सकता था। रामवृक्ष बेनीपुरी एक अच्छे साहित्यकार थे और एक अच्छे पत्रकार भी थे। उनका विपुल साहित्य शैली, भाषा और विचारों की दृष्टि से बड़ा ही प्रभावकारी रहा। उपन्यास, जीवनियाँ, कहानी संग्रह, संस्मरण आदि विधाओं की लगभग 80 पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी। इनमें माटी की मूर्तें अपने जीवंत रेखा चित्र के लिए आज भी याद की जाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी विधानसभा के सदस्य भी रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। वे भारतीयता के सच्चे अनुयायी थे और सामाजिक भेदभावों पर विश्वास नहीं करते थे। राष्ट्रकवि दिनकर ने बेनीपुरी जी के लिए कहा था कि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बार बेनीपुरी जी के विषय में कहा था कि स्वर्गीय पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार ही नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो मूल्य पुराने हो गए हैं उन पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ
निवास करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन वाकई उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर खरा उतरता है। उनको यथोचित सम्मान भी दिया गया भारत सरकार के द्वारा। वर्ष 1999 में भारतीय डाक सेवा द्वारा रामवृक्ष बेनीपुरी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द बनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक संग्रह जारी किया गया। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने संगठनात्मक तथा प्रचारात्मक कार्य द्वारा भी हिंदी की बड़ी सेवा की थी, यानी कि उन्होंने हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार किया था। इस दृष्टि से भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इनका नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में माना जाता है। 1946 से 1950 तक उसके प्रधानमंत्री भी हुए रहे तथा 1951 में सभापति रहे। 1929 में इन्होंने अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री का कार्य भी किया था। तो इस प्रकार हमारी ये चर्चा यहाँ खत्म होती है और अगली चर्चा है वह इसी पाठ पर आधारित होगी, जिसमें हम गेहूं बनाम गुलाब पाठ का पठन करेंगे, भावार्थ एवं विश्लेषण करेंगे। देखते रहिए। धन्यवाद।